हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी रफ सरफेस पे रखी हुई है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है उस बॉडी पे। और उस इफेक्ट का एनालिसिस करते हुए हमने ये देखा था कि जो रफ सरफेस है वो ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किस नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। हमने मैग्नीट्यूड वाइज अभी तक एनालिसिस नहीं किया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होंगी फ्रिक्शन फोर्स का उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं कि रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है आपका, और उसमें ये m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग जाएगा। सिंस नो मोशन अगर इन द वर्टिकल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, इसे नॉर्मल एक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द बॉडी। और हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं हमने इफेक्ट देखा कि बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है। बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है। और जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, हमने एनालिसिस किया था कि उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है एफएस मैक्स लग रहा होता है, एफएस मैक्स। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, अब अगर मान लीजिए यहाँ से दो कंडीशन निकलेंगी। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स जो है एफएस मैक्स से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा ना, ये ब्लॉक कंप्लीटली क्या कहते हैं मोशन करना शुरू कर देगी। मतलब इस ब्लॉक और इस रफ सरफेस के बीच में, इस ब्लॉक और रफ सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन अकर करना शुरू कर देगा। और उस समय जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो जाएगा, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो जाएगा। और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ काइनेटिक। और जब तक एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम होगी तब तक बॉडी क्या होगी, रेस्ट कंडीशन पे होगी। क्यों रेस्ट कंडीशन पे होगी, क्योंकि तब तक क्या होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कम्प्लीटली बैलेंस कर लेगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एफ एस मैक्स का मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये देखा गया है कि एफ एस मैक्स, मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रा कर ले रहे हैं। ये ब्लॉक है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और एफ एस मैक्स ये पैरेलल टू द रफ सरफेस है, पैरेलल टू द रफ सरफेस। ही देखिए पैरेलल टू द रफ सरफेस है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। मतलब नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एफ एस मैक्स और नॉर्मल रिएक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, ये यहाँ से हमको पिक्टोरियली समझ में आया, ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जिसका उपयोग करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करने में। तो चलिए, तो एफ एस मैक्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये देखा गया कि जो एफ एस मैक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब एफ एस मैक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन।
अब अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाता हूँ तो ये यहाँ पे आता है एफ एस मैक्स, अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो म्यू एस इंटू एन आता है, ये मैग्नीट्यूड है। म्यू एस जी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ रफ सरफेस, मतलब कैसा है रफ सरफेस का नेचर उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, पहला पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रफ सरफेस। दूसरा पॉइंट जो ये म्यू एस होता है ना, इसकी वैल्यू जनरली लाई करती है 0 to 1 के बीच में। ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के। पहला पॉइंट क्या रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द रफ सरफेस, मतलब रफ सरफेस का नेचर कैसा है। वो मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं प्लास्टिक है और यहाँ पे कोई अदर पॉलीमर है, तो उसके लिए म्यू एस की वैल्यू कुछ अदर होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या कहते हैं सीमेंटेड रोड है और यहाँ पे क्या कहते हैं कोई अदर ब्लॉक है, उसका रफ सरफेस अलग, उसका सरफेस अलग है, तो उन बीच में जो म्यू एस की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ से ये याद रखना है कि म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रफ सरफेस पे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ से समझ में आया कि जो एफ एस की वैल्यू होती है, एफ एस की वैल्यू होती है, एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वाइज, वो होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाए कि क्या हम ऐसे लिखें एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये सही है? तो ये जो लिखा गया है ये वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा गया है, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ये क्या सही लिखा है? ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? देखिए, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और दो वेक्टर देखो, ये अगर ये वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, एफ एस मैक्स की डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो उसी डायरेक्शन में एफ एस मैक्स होना चाहिए। मतलब एक दूसरे क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसलिए जो इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे वो गलत होता है। इसीलिए जब भी आप बुक्स देखेंगे ना तो हमेशा ये लिखा मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड वाइज में, एफ एस मैक्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये अगर आपके दिमाग में आया हो कि क्यों ऐसा नहीं लिखा गया, उसका ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। और देखते हैं इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, वो कैसे है। अभी इसी मतलब कि फिगर के अनुसार देख रहे हैं कि एफ एस मैक्स हमने क्या इस फिगर के अनुसार देखे थे, एफ एस मैक्स परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन का। और हमने इससे यहाँ से फिर इससे एक एनालिसिस निकाला था। क्या निकाला था कि अगर मैं एफ एस मैक्स का और नॉर्मल रिएक्शन का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इस पर। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, मान लीजिए एफ एस मैक्स का विक्टोरियल फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखी है। मान लिखा हुआ है एक्स आई कैप 2j कैप प्लस 4k कैप, और नॉर्मल रिएक्शन का भी वेक्टर फॉर्म दे रखा है। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। और मुझसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ ये x की क्या वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा? बस सिंपल सा एक ही फंडा अप्लाई करूँगा। मैं जानता हूँ कि क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और क्या कहते हैं, एफ एस मैक्स और क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो चलिए मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो ये क्या है? एफ एक्स मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। तो मैं एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसको पुट कर दूंगा 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? i डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो सिंपल से सब हो जाएगा 3x माइनस 8 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 3x
प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -4, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x का क्या अमाउंट आया -4, और वही वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ एस मैक्स का वेक्टोरियल फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी कि क्या होगा एफ एस मैक्स वेक्टर फॉर्म में। तो एफ एक्स मैक्स वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये एक छोटा सिंपल न्यूमेरिकल था जो इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे बन सकता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एफ एस मैक्स से ज़्यादा करता हूँ, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, और मैं उस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड का एनालिसिस करता हूँ। चलिए, अब मैंने क्या किया, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू जो है एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, तो उस समय बॉडी किस कंडीशन में होगा, स्लाइडिंग कंडीशन शुरू हो जाएगी। मैंने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, स्लाइडिंग कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का होगा, और उसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में हो, वो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट टू अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे ये एफ काइनेटिक हो गया, एफ काइनेटिक हो गया। अब इसके मोशन का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक अब हम लोग ड्रा करते हैं। अच्छा देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स हमने एफ एस मैक्स से ज़्यादा लगाया था तो बॉडी यहाँ पे स्लाइडिंग अकर करने लगा था, स्लाइडिंग मोशन प्रेजेंट है, स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो गया था, इसीलिए जो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन राइटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, इसलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो ये देखिए, एनालिसिस करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम को बना के। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन लग गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग गया, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स लग गया जिसकी वैल्यू एफ एस मैक्स से ज़्यादा है। इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा, मान लीजिए जब रिलेटिव मोशन होगा इसी डायरेक्शन पे हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग मोशन। तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एफ काइनेटिक, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के अनुसार ये देखा गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मैं हटाता हूँ तो क्या देख, ये कांस्टेंट आता है जिसको वो म्यू के, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये रिलेशन निकल के आता है। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो उसके जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले आते हैं म्यू के, और तो उस समय रिलेशन निकल के आता है एफ के इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो, मैं ये स्केलर रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही नहीं कर सकते, मतलब कि एफ यहाँ पे ऐसे भी नहीं कर सकते वेक्टर फॉर्म में आप ये लिख दें कि एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन वेक्टर, ऐसे लिख दें, ये फिर गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, मैंने उसका रीजन बता दिया। अब देखो, एक वहाँ पीछे हम लोग एनालिसिस किए थे, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, फिर वही चीज़ कि एफ के और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, देखो एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कितने एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब एफ के इधर साइड लग रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन लग रहा है पैरेलल टू द रफ सरफेस, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, पैरेलल वो परपेंडिकुलर टू द रफ सरफेस। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो वो एक दूसरे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एफ के डॉट एन प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वही चीज़ है कि एफ के कुछ वैल्यू दे देगा वेक्टोरियल फॉर्म में,
और n की कुछ वैल्यू दे देगा, किसी का भी एक कंपोनेंट पूछ लेगा, जैसे पिछला एफ मैक्स के लिए किया है वैसा एक न्यूमेरिकल इस पे बन सकता है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रखना है कि एफ के की मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के इज इक्वल टू कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं म्यू के, म्यू के बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी वही चीज़, इसकी भी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द रफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रफ सरफेस। और दूसरी बात, म्यू के की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करती, 0 से 1 के बीच लाई करती है। और कभी कभी क्या होता है, जो म्यू के की वैल्यू होती है ना 1 से ज़्यादा भी हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशन पे। म्यू के की वैल्यू मतलब जब आप रबर के बीच में लेते हैं, जब दो विशेष पॉलीमर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए रबर के बीच में, ये भी आप ये जो आपका रफ सरफेस है वो भी रबर मटेरियल बना हुआ है, और जो ब्लॉक है वो भी रबर मटेरियल बना हुआ है। अब उस समय क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अकर कर रहा है, उस समय जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या कहते हैं 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। पर जनरली क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड वाइज एनालिसिस। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और थोड़ा देख लेते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इतना समझ में आया, मैग्नीट्यूड वाइज हमने एनालिसिस कर लिया। तो चलिए मैं इसको एक थोड़ा सा सिंपल वे में लिख देता हूँ कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो दो इफेक्ट हो सकता है, या तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे होगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे, या स्लाइडिंग मोशन हो रहा होगा, दो ही कंडीशन होगा। तो यहाँ पे या तो एफ एस मैक्स लग रहा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो देखो एफ एस मैक्स की भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल एक्शन, इक्वल हो जाएगा है ना नॉर्मल एक्शन के। और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी मैग्नीट्यूड वाइज एनालिसिस क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू नॉर्मल एक्शन। ये मैग्नीट्यूड वाइज हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में और देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, वो चीज़ को एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और साथ ही साथ ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, ये ब्लॉक है और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है। तो एटॉमिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के अनुसार ये बताया गया है, जो न्यू थ्योरी आई है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन आया है, तो वो बताया है कि जो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, मतलब कि इनके जो फोर्स लग रहा है ना, वो जो फ्रिक्शन फोर्स वो कुछ नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मतलब कि जो ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो ये ब्लॉक का ये मतलब कि जो तलवार पार्ट है, सबसे बॉटम पार्ट है, उसका ये डायग्राम है जिसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी। और इसी प्रकार ये रफ सरफेस है, इसकी भी इरेगुलरिटीज़ ऐसे ऐसे होंगी। और दोनों का मतलब क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में एडिसिव फोर्स लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा, एडिसिव फोर्स लग रहा होगा। और एडिसिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसलिए इसी एडिसिव फोर्स के कारण ये क्या कहते हैं, रफ सरफेस, इस पे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, और ब्लॉक भी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एडिसिव फोर्स होता है, एडिसिव फोर्स होता है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। इसलिए क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
साथ ही साथ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य वो डिपेंड करेगा पाथ ऑफ द नेचर, ठीक है, डिपेंड करेगा पाथ ऑफ द नेचर। तो चलिए देखो इसको समझिए, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is depends on the path followed by the object, depends on the path followed by the object। मतलब सपोज दैट ये क्या कहते हैं, एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ये पॉइंट 1 पे है एक जगह पे और हमको इस जगह पे लेके जाना है। इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इस ब्लॉक को मैं किस डिफरेंट पाथ से ले जा रहा हूँ, मान लो इस पाथ से लेके जा रहा हूँ, इस पाथ से ले जा रहा हूँ और इस पाथ से लेके जा रहा हूँ। तो उस समय अगर मान लीजिए कि मैंने इस पाथ से जब लेके गया, मान लो पर्टिकुलर ए पाथ से लेके गया, बी पाथ एक है, एक सी पाथ है। अगर मैं ए पाथ से लेके जा रहा हूँ, मतलब इस ब्लॉक को लेके जा रहा हूँ ए पाथ से, इस वाले पाथ से, तो उस समय जो वर्क डन हो बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाला। जब मैं इसी ब्लॉक को बी पाथ से लेके गया उस समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाला, और जब इसी को मैं सी पाथ से लेके गया उस समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लगाया, निकाला और देखा कि तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। WA WB इक्वल टू नॉट WC, मतलब तीनों के द्वारा तीनों पाथ में वर्क डन जो आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ ऑफ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है पाथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या कहते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये पॉइंट वाइज में हमको याद रखना है। अब तो नीट में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि बताओ भैया क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन छोड़ो, तुमसे तो बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कि नहीं होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमको याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और साथ ही साथ ये कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये भी याद रखना है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। एक याद रखना है कि डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जनरली। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये याद रखना है कि म्यू के की जो वैल्यू होती है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और एक छठा पॉइंट और याद रखना है, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के सिनारियो से, आज के टाइम की जो एग्जाम, जिस तरह से एग्जाम पेपर आ रहा है उसके अनुसार से, तब तो क्या कहते हैं सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ये तो याद ही रखना है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। क्यों नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है, उसका रीजन ये है कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट,
तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि म्यू एस की वैल्यू और म्यू के की वैल्यू ये डिपेंड करता है किस नेचर का, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस हैं जिनके बीच में रोटेटिंग मोशन अकर कर रहा है। और क्या कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट किसके, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का। म्यू के लेस देन म्यू एस याद रखना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट याद रखना है कि एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एफ एस मैक्स से क्या होगा, कम होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और यहीं से हमारा क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स खत्म हुआ। थैंक यू।